हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे थे, जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था वो क्या किया था, वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर में हमने सीखा था क्या कि किसी भी सदिश का इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, किसी का भी इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इकाई सदिश के बारे में सीखा था हमने कि इकाई सदिश कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इकाई सदिश का हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो इकाई सदिश को आप कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप से। जैसे मैंने लिखा ए कैप, तो ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हमने क्या बताया था, किसी सदिश का इकाई सदिश, किसी सदिश का इकाई सदिश, अगर हम किसी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करते हैं तो वो कैसे आएगा, ये आपका सिंपल है, बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। तो ऐसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मोड ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। आपको अगर मोड ज्ञात करना हो, मोड ज्ञात करने का तरीका भी हमने बताया था, तो एक बार ज़रा ध्यान दें कि अगर किसी का आपको मोड ज्ञात करना है तो किसी का हम मोड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मोड ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि आपको बताया कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, आई जे के क्या है, आपके गुणांक हैं। किसके? आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक हैं। किस दिशा में गुणांक हैं ये देखते हैं हम। तो हमने ऐसे पढ़ा था, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ऊपर हमने ये वाई अक्ष ले लिया और ये इधर जेड अक्ष ले लिया, एक्स वाई और ये जेड। एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम आई कैप लेते हैं। वाई अक्ष की दिशा में जे कैप लेते हैं और जेड अक्ष की दिशा में के कैप लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर बताया था कि इसका परिमाण ज्ञात करना है, सदिश का क्या ज्ञात करना है, परिमाण। तो सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, अगर आप सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा मोड ए वेक्टर बराबर इन द रूट क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। मतलब जो आई जे के गुणांक हैं उसका अंडर रूट के अंदर आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और फिर हमने बताया था क्या करेंगे आप, अगर आपको सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर आपका क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये समझ आ गया। अपॉन परिमाण कितना है, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। ये हमने सदिश का इकाई सदिश ज्ञात कर लिया। तो किसी भी अदिश राशि को सदिश में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं। इसके बारे में हमने सीखा था। ठीक है, ये इकाई सदिश की अवधारणा के बारे में सीखा था। अब हम इस पर एक आध न्यूमेरिकल लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इकाई सदिश हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इकाई सदिश को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो हमने लिखा कि यदि आर वेक्टर बराबर, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, क्या है, यदि आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है तब ठीक है, तब आर कैप का मान क्या होगा, आर कैप का मान क्या होगा, आर कैप का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर वेक्टर का आर कैप का मान चाहिए। तो आर कैप बराबर आपसे क्या कहा है, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। रख लें वैल्यू, पहले मोड आर वेक्टर कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर देखिए आई कैप का गुणांक कितना है, आई कैप का गुणांक 2 है, जे का 3 है और के का कितना है, 4 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, मोड आर वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या लगेगा, √2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 प्लस 9 प्लस 16 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, √29। तो आपको आर कैप चाहिए, तो आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, आर कैप बराबर आर वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में √29। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट किया। तो कैप के कुछ कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ आज सॉल्व किए हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास में को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, सह प्रारंभ सदिश। क्या है, सह प्रारंभ सदिश, नाम से ही पता चल रहा है सह प्रारंभ, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो। ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, वे सभी सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं उसको कहते हैं सह प्रारंभ सदिश। सह प्रारंभ सदिश, सह प्रारंभ सदिश क्या है, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभ बिंदु एक हो। ठीक है, सह प्रारंभ कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सभी क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, एक ही स्थान से चालू हो रहे हैं, इसलिए कैसे सदिश हैं, सह प्रारंभ सदिश हैं। कैसे सदिश हैं, सह प्रारंभ सदिश हैं। बात समझ में आई। सह प्रारंभ सदिश क्या होते हैं, वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, एक ही स्थान से प्रारंभ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सह प्रारंभ सदिश कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये आधार सदिश के बारे में जाना ही था कि आधार सदिश किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद दो सदिशों का योग करना, दो सदिशों को जोड़ना। तो सदिशों का योग कैसे करते हैं हम, ये सीखेंगे हम। तो देखो, सदिशों को जोड़ना या सदिशों का योग, तो सदिशों के योग की दो विधियां हैं। एक तो ग्राफीय विधि है आपके पास में, और दूसरी विश्लेषणात्मक विधि है। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि एनालिटिकल मेथड, और एक है ग्राफीय विधि। ठीक है, तो सदिशों का योग निम्न विधियों से करते हैं। अब कितने प्रकार के योग होते हैं, तो सदिशों का योग, अगर हम यहाँ पे बात करें सदिशों की योग की, सदिशों का योग, तो सदिशों का योग जो है इसके हम 3 नियम पढ़ेंगे सदिशों के योग के। पहला त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। दूसरा क्या पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक और पढ़ेंगे क्या, बहुभुज का नियम। क्या पढ़ेंगे, बहुभुज का नियम। ये आपके नियम होते हैं त्रिभुज के योग के। ठीक है, किसी भी सदिश को जोड़ना, दो या दो से अधिक सदिशों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सदिशों को जोड़ने के ये नियम है, सदिशों के योग के नियम है। कौन सा, त्रिभुज का नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, और बहुभुज का नियम है। तो हम इन नियमों के बारे में बात करते हैं। अब सदिशों को जोड़ने के नियम के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप सदिशों को जोड़ेंगे तो सबसे पहला नियम आता है त्रिभुज का नियम। कौन सा नियम आता है, त्रिभुज का नियम। दो सदिशों का योग दो साधारण संख्याओं के बीजगणितीय योग से पूर्णतः अलग होता है, क्योंकि ठीक है, जैसे आपने 3 + 2 जोड़ दिया, ऐसे नहीं जोड़ते हैं सदिशों में। ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ पे आपका क्या है, सदिशों के योग का नियम। तो वो साधारण नियम नहीं होता है, इसमें हम पहले नियम की बात करते हैं, दो सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। कौन सा नियम की बात करते हैं, त्रिभुज के नियम की बात करते हैं। तो मान लो कि आपको दो सदिश दिए गए हैं। ठीक है, कितने सदिश हैं, दो सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, जो आसन्न भुजाओं द्वारा। आसन्न भुजाओं का मतलब हो गया, क्रमागत भुजाओं का मतलब हो गया एक के बाद एक। तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक क्रम में किसी दिए गए दो सदिशों से व्यक्त करते हैं, परिमाण एवं दिशा में, ये भी याद रखना। मान लो क्या कहा है आपसे कि किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं या दो संगत भुजाएं क्रम से, मतलब ठीक है, दो आसन्न भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं परिमाण एवं दिशा में दो सदिशों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, तब उस त्रिभुज के परिणामी तीसरी भुजा द्वारा उसके परिणामी को व्यक्त किया जाता है। ये भी किस में व्यक्त किया जाएगा, परिमाण एवं दिशा में। फिर से ध्यान दें, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं परिमाण एवं दिशा में
दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तब उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को परिमाण एवं दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित करती है। कैसे क्रम में प्रदर्शित करेगी? विपरीत क्रम में। ठीक है, तो पहले तो त्रिभुज का हम नियम एक बार लिख लेते हैं कि त्रिभुज का नियम कहता क्या है। इस नियम के अनुसार त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो, अनुसार किसी त्रिभुज की दो, त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, ठीक है, या क्रमागत भुजाएं, दो आसन भुजाएं परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में दो सदिशों को, दिशा में दो सदिशों को निरूपित करती हैं, दो सदिशों को निरूपित करती हैं, निरूपित करती हैं, परिमाण एवं दिशा में दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तब किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं, मतलब एक के बाद एक भुजाएं परिमाण एवं दिशा में दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तब उनकी परिणामी, तब उस त्रिभुज की, तब उस त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा परिमाण एवं दिशा में, परिमाण एवं दिशा में, दिशा में परिणामी सदिश को, परिणामी सदिश को, सदिश को विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में व्यक्त करती हैं, विपरीत क्रम में व्यक्त करती हैं। ठीक है, ये त्रिभुज का नियम हो गया आपका। किसका नियम हो गया? सदिशों का त्रिभुज का नियम। क्या कहता है इस नियम के अनुसार? किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं परिमाण एवं दिशा में दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तब उस त्रिभुज की तीसरी भुजा परिमाण एवं दिशा में परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में व्यक्त करती है। ठीक है, तो यही लिया है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक क्रम में किन्हीं दिए गए दो सदिशों को व्यक्त करते हैं, त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दो सदिशों के योग अर्थात परिणामी सदिश को व्यक्त करती हैं। ठीक है, अब हमको ये नियम देखना है, त्रिभुज का ये नियम देखना है। नियम देखना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे त्रिभुज के नियम के लिए आपने एक ये सदिश लिया और दूसरा ये सदिश लिया, दो सदिश हो गए आपके पास में। एक सदिश को आपने क्या कहा है? ए वेक्टर, और दूसरे सदिश को आपने क्या कहा है? बी वेक्टर। ये दो सदिश हो गए। अब हम इनका क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, थोड़ी सी सदिशों की क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस सदिश की पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो देखिए ये आपका हो गया, देखो फर्स्ट स्टेप में ये ए था और ये बी था, कुछ ऐसे रखे हुए थे ये एंगल पर। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये ए वेक्टर हो गया आपका, और इसको शिफ्ट करते हुए इधर पे लाए तो ये दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर। तो देखिए दिशा का आपको जो ध्यान रखना है वो देखिए, ए ये हमने कोई बिंदु नाम दे दिया, इसको दे दिया ओ, ये हो गया एम, ये हो गया एन। अब आप दिशा देखिए, यहाँ पे ओ से किधर की तरफ बन रही है? एम की तरफ। एम से किसकी तरफ बन रही है? एन की तरफ। अब परिणामी की बात करें तो देखो ओ से एम की तरफ है, एम से एन की तरफ है, तो परिणामी विपरीत क्रम में आएगा ना। तो देखो ओ से एम, एम से एन, एन से ओ की तरफ आता तो समान क्रम हो जाता। ओ से एम, एम से एन,
एन से ओ आता तो समान क्रम हो जाता, लेकिन विपरीत क्रम में रखना है तो ओ से किसकी तरफ रखना है आपको दिशा, एन की तरफ रखनी है। इस तरह से इसकी दिशा बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये दिशा बन गई, ठीक है, ये विपरीत क्रम में। तो देखो ओ से एम, एम से एन, अब ओ से एन, तो विपरीत क्रम हो गया, तो ये विपरीत क्रम में व्यक्त करता है। अब हमको ये त्रिभुज का नियम देखना है, थोड़ा सा समझिए इसको। तो देखिए त्रिभुज के नियम को हम आगे देखें, आगे देखिए त्रिभुज के नियम को, तो ये क्या आएगा, इसको व्यक्त करते हैं। तो देखो त्रिभुज कौन सा लिया, ओ, अब दिशा का विशेष ध्यान रखें, ओ एम एन, ओ एम एन, दिशा कैसे, ओ से एम की तरफ है, फिर एम से कैसे, एन की तरफ है, तो ओ एम एन, ठीक है, त्रिभुज ओ एम एन में, ठीक है, त्रिभुज ओ एम एन में दिशा लेते हैं। दिशा क्या है, पहले ओ एम वेक्टर, ओ से एम की तरफ दिशा ली गई है, ओ एम वेक्टर, प्लस एम से एन की तरफ है तो एम एन वेक्टर। अब दिशा इधर नहीं है, विपरीत है, तो बराबर लगा दो, बराबर क्या लिखेंगे फिर, ओ एन वेक्टर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्या, ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर इक्वल टू ओ एन वेक्टर। अब देखिए मान लिखें तो यहाँ पे हमने क्या माना था ऐसा, यहाँ पे क्या माना था, हमने माना था कि जो ओ एम वेक्टर है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। एम एन वेक्टर जो है आपके पास वो किसके बराबर है, वो बी वेक्टर के बराबर है। और ओ एन वेक्टर जो है इसको हम परिणामी कह रहे हैं, तो परिणामी को हमेशा आपको आर वेक्टर ही लिखना है, तो इसको हमने आर वेक्टर माना है। ये समझ आ गया, ये क्लियर है। अच्छा, वैल्यू रखते हैं इसकी, तो देखिए आप ओ एम को क्या लिखेंगे, ओ एम को ए वेक्टर, प्लस एम एन को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर, इक्वल टू ओ एन को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। इसका मतलब आपका जो सदिश का नियम बन गया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बात का ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ऐसी स्थिति बनती है कहीं पे भी, कैसी स्थिति बने, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है। कौन से नियम का पालन कर रहा है, त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है, एक सदिश बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित किए इस प्रकार स्थानांतरित करते हैं कि इसकी पूंछ दूसरे के सिरे से लगे, ठीक है। एक इसकी जो, अब देखो ध्यान देना, मान लो ये सदिश है, तो इस वाले सिरे को हम कहते हैं टेल, क्या कहते हैं, टेल, और इस वाले सिरे को कहते हैं हेड, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसको टेल कहते हैं पूंछ, और इसको कहते हैं सिरा, हेड कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये त्रिभुज का नियम बनाएं या चतुर्भुज का नियम बनाएं या बहुभुज का नियम बनाएं, एक की हेड दूसरे की, एक का हेड दूसरे के टेल से मिलना चाहिए। तो देखो ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, हेड टेल से मिल रहा है दूसरे के से, तो वही लिखा है, एक सदिश बी वेक्टर को बिना दिशा परिवर्तित किए इस प्रकार स्थानांतरित करते हैं कि इसकी पूंछ दूसरे के सिरे से मिल जाए। मिल गया, ए वेक्टर की पूंछ से बी वेक्टर की ओर तीसरी भुजा खींचते हुए त्रिभुज को पूर्ण करते हैं। यह ए वेक्टर व बी वेक्टर सदिश के विपरीत क्रम में आनी चाहिए। तो देखो ये विपरीत क्रम में, ये ऐसे बन रही है दिशा इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है, ये विपरीत क्रम में, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप चाहें तो यहाँ पे कोण भी ले सकते हैं कोई, मान लो हमने यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। तो ये त्रिभुज का नियम हो गया, समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। एक चीज और मैं जो बताना चाहूंगा इसमें, कि आपका अगर त्रिभुज ये ऐसे बन जाए, ये इस तरह से हो जाए, कैसे, कई बार बुक्स में ऐसा दे देते हैं, कंडीशन दे देते हैं, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आप आगे देखें कि जो दिशा है वो हमने नाम दे दिया ओ, ये हो गया एम और ये हो गया एन। अब यहाँ पे दिशा ओ से एम है, ये ऐसे बन रही है, ये ऐसे बन रही है, और कंडीशन पूछ लेते हैं कि बतलाइए कौन सा सही है। ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर प्लस ओ एम एम एन प्लस एन ओ वेक्टर
इक्वल टू 0। अब देखो ये समान क्रम में आ गए ना, सभी की दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में, ये सभी समान क्रम में। देखो O से M की तरफ है दिशा, M से N की तरफ है दिशा, N से O की तरफ है दिशा। सभी की दिशा कैसे बन रही है, अब समान बन रही है, तो जो जोड़ देंगे तीनों को, तीनों का योग क्या आ जाएगा, 0, तीनों भुजाओं का, क्योंकि ये इसका परिणामी है ना, इन दोनों को संतुलित करता है, ये इन दोनों को क्या करता है, ये संतुलित करता है। जैसे आपने इसको नाम दिया था A वेक्टर, इसको कहा था B वेक्टर और इसको कहा था R वेक्टर, ठीक है ना, ये कहा था। तो अब आप देखें OM को आपने क्या लिखा, A वेक्टर, प्लस MN को क्या लिखा, B वेक्टर, NO को क्या लिखा, R वेक्टर, इक्वल टू क्या आ गया, 0। कई बुक्स में ये R की जगह C लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा हो उससे हमें क्या मतलब है, C लिखा हो C को 0 कर दो। तो अब आप क्या लिखेंगे, इसको A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0। अगर दिशा समान है, सभी सदिशों की दिशा समान है, OA, OM, MN, NO, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दिशा विपरीत है, इसका मतलब त्रिभुज के नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है, त्रिभुज के नियम का पालन करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे आज त्रिभुज का नियम पढ़ा हमने, कल हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। तो कल फिर से मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।